नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। हम लाल किताब पे चर्चा कर रहे हैं। लाल किताब ग्रामर पे कि लाल किताब को कैसे देखनी चाहिए, क्या सिद्धांत है, कौन से नियम लागू होते हैं, उसको हम ग्रामर बोलते हैं। तो लाल किताब ग्रामर हमारी चल रही है और हम 1941 से जो उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है उस पे मैं इस सीरीज में चर्चा करूंगा। तो अब जो मेन बात यहाँ पे ये आती है शुरुआत में ही कि हमें लाल किताब पढ़नी कैसे चाहिए, उसको पढ़ने का क्या तरीका है। ये बात भी पंडित जी ने क्लियर कर दी है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाल किताब के 5 वॉल्यूम है, 1939, 40, 41, 42 और 52। ऐसे ये 5 वॉल्यूम है। तो शुरू के जो 2 वॉल्यूम है 1939 और 1940, ये एक ऐसे वॉल्यूम है जिसमें लाल किताब ग्रामर के सबसे ज्यादा बेसिक्स बताई गई है, राइट। और इसी में ही शुरू में ही ये बताया गया है कि इस किताब को पढ़ना कैसा चाहिए, इस किताब को पढ़ने के क्या क्या नियम है। ये बात पंडित जी ने पहले ही क्लियर कर दी। तो मैं आपको वो जो पेजेस हैं जिसमें ये नियम बताए गए हैं, 9 नियम बताए गए हैं, मैं वो 9 के 9 नियम मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये लाल किताब 1939 के नियम है। लाल किताब 1939 में फर्स्ट जैसे ही हम किताब खोलेंगे तो उसमें पहले आएगा सरसरी नोट। सरसरी नोट का मतलब होता है कि हम किताब पढ़ने से पहले जल्दी जल्दी में हम एक निगाह मार लें, एक इस नोट्स पे हम निगाह मार लें, इन पॉइंट्स पे हम निगाह मार लें, ताकि अब जब किताब पढ़ना शुरू करें तो हमें क्लैरिटी हो कि हमें कैसे पढ़ना है। इसका मतलब ये होता है सरसरी नोट्स, है ना, जल्दी जल्दी से निगाह मारना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, इस किताब में इल्म सामुद्रिक के आलिफ पे 35 हरफा मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है। यानी कि इस किताब को, यानी लाल किताब जो इल्म है, जो हस्तरेखा और इल्म ज्योतिष दोनों को सम्मिलित इल्म है। ये यहाँ पे हस्तरेखा और ज्योतिष जो जो हमारी कुंडली वाली जो ज्योतिष है, इन दोनों को मिला के ये किताब बनाई गई है। ये अलग अलग किताब नहीं है। इल्म ज्योतिष यहाँ पे ये बताई, इल्म सामुद्रिक, जब हम हस्तरेखा और इल्म ज्योतिष को मिला लेते हैं तो उसका नया नाम होता है इल्म सामुद्रिक। तो इस किताब में इल्म सामुद्रिक के आलिफ 35 हरफा मुकम्मल तौर पे देने की कोशिश की गई है। यानी कि 35 हरफ का मतलब यहाँ पे ये है कि हर तरीके से लगभग कंप्लीट कंप्लीट जो है सिस्टम को बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हाथ और कुंडली दोनों को मिला के कैसे देखा जाता है। ये इल्म सामुद्रिक है। लाल किताब क्या है, इल्म सामुद्रिक। तो लाल किताब में इल्म सामुद्रिक के आलिफ 35 हरफ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है। यानी ये कंप्लीट देने की कोशिश की है, पंडित जी ने हर तरीके से इसको देने की कोशिश की गई है। इसलिए पहले तमाम की तमाम किताब को शुरू से आखिर तक खूब गौर से पढ़ना कोई मायने देगी, क्योंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा होता चला जाएगा। यानी कि इस किताब को अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे ये बताया है कि जैसे एक फरमान दे दिया, फिर दूसरा फरमान दे दिया, फिर तीसरा फरमान दे दिया। फरमान का मतलब रूल्स। तो ये जो रूल्स देते जा रहे हैं वो रूल्स जो है एक के बाद एक चेंज होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको हर रूल्स को बहुत ध्यान से याद करना है या समझना है, गौर से पढ़ना है, तब जाके ये किताब समझ में आएगी। अरमान और फरमान दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा। 1939 में फरमान के नाम से है, 1940 में अरमान के नाम से। तो उसको आप रूल्स को आप गौर से पढ़ते जाएंगे तो ये किताब समझ में आएगी। इस तरह से तजुर्बे की मुद्दत व जाति का अरसा इस किताब का असल मतलब का फायदा खुद ब खुद समझाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे और कई बार पढ़ेंगे तो ये किताब अपना रहस्य, यानी इसका जो मतलब है, जो ये बात बताना चाहती है, जिस बात का ये इशारा कर रही है, वो आपको समझ में आने लग जाएगा, खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। सिर्फ एक ही दफा पढ़ने से कोई मतलब हल ना होगा। बिल्कुल यहाँ पंडित जी ने जो है ना, बिल्कुल क्लियर एक बात यहाँ पे बता दी गई है कि सिर्फ एक दफा पढ़ लिया, अगर आपने इस किताब को सिर्फ एक दफा पढ़ा है तो कोई हल
इसमें मतलब नहीं होगा। इसलिए आपको एक दफा नहीं पढ़नी है, कई बार पढ़नी है। एक तो आपको ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 1 पे। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया, इस इल्म की बुनियाद पर किताब की जिल्द हलवानी, लाल हलवानी रंग इंसानी हाथ में मुबारक फल देगी। लाल रंग के बगैर किसी भी रंग की जिल्द गैर मुबारक होगी। तो यहाँ पे किताब से संबंधित कोई बात बताइए कि इस किताब का जो कवर है वो जो है वो मैट रेड कलर होना चाहिए। रेड कलर जो मैट फिनिश का हो, जो चमकीला ना हो, वो होना चाहिए। क्योंकि मैट रेड कलर जो होता है वो मंगल नेक की निशानी है। सूर्य बुध इक्वल टू मंगल नेक, ये उसकी निशानी है। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि ये लाल कलर क्यों लिया गया। तो ये एक बात यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट में बता दिया, क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट, किसी बात को आजमाने से पहले इसके मुतलका अपना जाती फैसला से गलत कहना दुरुस्त ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इस किताब को आप पढ़ रहे हैं और उसको आप पहले दिन से ही आजमाना शुरू कर देते हैं, यानी उसको आप यूज करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि ये किताब गलत है, ये किताब रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वो सही नहीं होगा। जैसे अभी मेरे पास क्या होता है, जैसे बहुत सारे मैंने वीडियोस बना दिए हैं कि सूर्य खाना नंबर 1 का ये रिजल्ट है, बृहस्पति खाना नंबर 1 का ये रिजल्ट है, और लोग उस वीडियोस को अपनी कुंडली में लगाते हैं और कुंडली में लगा के फिर ये देखते हैं कि ये इसमें ये बात मैच कर रही है, ये बात मैच नहीं कर रही है, ऐसा क्यों है, इसका मतलब ये आधी सही है आधी खराब है। ऐसा नहीं है। इस किताब को पूरी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, इसके सारे रूल्स को समझना पड़ेगा। उस रूल्स को अप्लाई जब करेंगे तब आपको ये आप अपना फैसला दें। बिना समझे, बिना अधूरा पढ़े, एक आध पन्ना पढ़े इस किताब का फैसला करना गलत होगा। वो बात यहाँ पे क्लियर पंडित जी ने कही है। चौथी बात क्या बोल रहे हैं, किताब के बगैर मन घड़त बात वहम पैदा करेगी। यानी कि अगर आप कोई भी बात किताब के बाहर करते हैं, किताब के नियम के बाहर करते हैं, तो वो वहम ही पैदा करेगी। वो आपको मतलब एक तरह से जो है मन गढ़ंत बात का मतलब ये है कि कई बार क्या हो रहा है आज के टाइम में 90% लाल किताबी क्या कर रहे हैं, या और जो स्टूडेंट्स हैं वो लाल किताब का उपाय तो ले लेते हैं लेकिन नियम यूज कर रहे हैं वो वैदिक के, या कुछ लोग केपी जानते हैं तो केपी के नियम यूज कर रहे हैं, है ना, कोई वैदिक के पाराशर के नियम यूज कर रहे हैं, दशा महादशा के अंदर उस नियमों को लगा रहे हैं, तो वो गलत है। ये बात यहाँ पे बताइए, वो मन घड़त बात है। यानी आप अपनी मर्जी से इस किताब को अगर आप यूज करेंगे तो वो सही नहीं है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये 1939 में इन्होंने लिखे, और 4 पॉइंट के बाद और जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो 1940 में लिखे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 1940 का जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट में क्या बताया, अरमानों की लंबी लंबी इबारत लिखने की वजह से हवाला लाल किताब लिखा गया, जिससे लिखी हुई इबारत के सबूत की शहदत से मुराद नहीं बल्कि इबारत मजबूरा के बाद और इबारत साथ मिला लेने की तरफ इशारा है। इसके लिए हवाला की इबारत को जरूर मिलाकर पढ़ते जावे। 5वां पॉइंट जो है वो बेसिकली ये लाल किताब 1939 और 1940 को किस ढंग से पढ़ा जाए, वो स्पेसिफिकली 1939-40 को पढ़ने के तरीके को बताया गया कि कोई भी अगर कोई पॉइंट है, वो अगर कोई बात लिखी गई है और उसका कोई रेफरेंस पेज बताया गया, जैसे मान लीजिए पेज नंबर 8 में कोई बात लिखी है और उस पेज नंबर 8 में ये लिखा है कि ये इसका रेफरेंस पेज नंबर 100 में है, तो वो रेफरेंस भी साथ में पढ़ ले, ये बात इसमें बताई गई है। ये बात मतलब पर्टिकुलर किताब से रिलेटेड है। अब हम पॉइंट नंबर 6 में पढ़े, कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती की जांच तमाम मुतलका इनके वाकिफ के बाद ही शुरू करें। अब लोग क्या करते हैं, कुंडली बना लिए और बनाने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तुरंत उसकी जांचना शुरू कर देते हैं, उसके दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं।
तो कुंडली दुरुस्ती जब ही आप करें जब आपको पूरी किताब आती है। अगर आपको पूरी किताब नहीं आती है तो आप कुंडली दुरुस्ती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां हो सकती है दोहराने के वक्त। और इसमें एक बात और बताई गई है कि अगर आपको कुंडली दुरुस्ती करनी भी है तो उसके लिए अरमान नंबर 181 के वसूल और इस किताब में आखिरी दिए हुए फॉर्म के साथ लेकर तजुर्बा हासिल करें। यानी कि इसको कुंडली दुरुस्ती करने के एक फॉर्म, एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताई गई है। अगर आपको कुंडली दुरुस्ती करनी है तो उस सिस्टमेटिक अप्रोच से ही आप कुंडली दुरुस्ती करें। उसके लिए एक फॉर्म भी इस किताब के लास्ट में दिया गया है। उस फॉर्म के अनुसार उसमें पूरा एक सिस्टमेटिक पॉइंट्स दिए हैं, उसके अनुसार ही कुंडली दुरुस्त करें। 7 नंबर पॉइंट, बताए हुए फरमान के जवाब की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने में सबसे मददगार दोस्त होगा। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है सब स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे कोई स्टूडेंट इस किताब को पढ़ रहा है और उसने कोई मतलब निकाला उसका, और मान लीजिए वो मतलब जो उस किताब को पढ़ने से जब निकाला है तो हो सकता है वो मतलब एग्जैक्ट नहीं हो या उसमें कुछ कमी, और उसके उस बात को करेक्ट करने के लिए कोई दूसरा साथी एस्ट्रोलॉजर जो लाल किताबी है वो उसको करेक्शन करता है कि भैया इसका मतलब ये है, ये वाला जो आप निकाल रहे हो ये नहीं है। तो आप उससे ईगो प्रॉब्लम डेवलप नहीं करें, आप उसको अपना दोस्त माने, क्योंकि वो आपकी विद्या को इंक्रीज कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि इस किताब को बेहतर तरीके से हम समझ सके। अगर आप उससे ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो फिर इस किताब को पढ़ने का कोई मायने नहीं है। और एक दूसरे की मदद करना ही, एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर की मदद करना भी अच्छी बात है। ये बात यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, बात की असलियत पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलम की बदखोही से परहेज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फिर से बताई है कि 1939 में तो ये बोला था कि जब आप लाल किताब को यूज कर रहे हैं तो केवल लाल किताब यूज करें, उसमें कोई दूसरा इल्म सम्मिलित नहीं करें। लाल किताब जो इल्म सामुद्रिक है उस इल्म सामुद्रिक को ही आप यूज करेंगे, यानी हस्तरेखा और लाल किताब के हिसाब से कुंडली का वर्णन, ये ही आप यूज करेंगे। उसके अलावा दूसरा अगर आप कोई भी सिस्टम आप यूज करते हैं, केपी करते हैं, पाराशर करते हैं या और कोई सिस्टम आप यूज करते हैं तो वो गलत है। लेकिन और यहाँ पे ये 8 नंबर पॉइंट में क्या बताया कि आप किसी की निंदा भी नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी को कोई दूसरा सिस्टम आता है तो आप उसकी निंदा नहीं करेंगे कि ये गलत है, ये सही है, लाल किताब बड़ी है, वो छोटी है, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि ना आप किसी की निंदा करेंगे, आप निंदा करने से बचेंगे। लाल किताब में किसी विद्या की निंदा की से बचने की बात कही गई। और लास्ट जो पॉइंट है, जो 9 नंबर पॉइंट है, इसमें ये लिखा है, इसमें शक नहीं कि निंदा को रहमत मखौल उड़ाने वाले से कराहत आ ही जाया करती है, मगर दुनियावी साथियों को हद से हैसियत इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होती है। हद से हैसियत, इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। कहा फायदा उठाने वाला सब कृधन और नाशुक्रा ही क्यों ना हो, कृधन और नाशुक्रा ही क्यों ना हो। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर आप लाल किताब पढ़ते हैं और लाल किताब आपको समझ में आ गई है और आप कुछ हद तक कुंडली का विश्लेषण करने की स्थिति में आ गए हैं, तो आपको जो है दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपके पास मदद के लिए आता है तो उसको आपको मदद करे, जो भी आपको नॉलेज है उसको सही सही इस्तेमाल करके आप उसकी मदद करें। चाहे वो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाने वाला हो, चाहे माखौल उड़ाना वाला भी हो, या कई बार होता है ना कि आपने किसी की मदद की लेकिन वो ऐसे आजकल जो लोग हैं वो बहुत कृतज्ञ तो है ना, ना शुक्रा का मतलब जो शुक्राना देने वाला नहीं हो, जो थैंकफुलनेस में नहीं हो, तो ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन फिर भी आप मदद करते रहें, ये बात यहाँ बताई गई है कि चाहे, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो आप बुरे लोगों को अनदेखा कर दें और आप फिर भी सबकी, हर व्यक्ति की, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी आपके पास हेल्प के लिए आता है उसकी आप मदद करते रहें। ये इस किताब का
मेन मकसद है। और लास्ट में इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कर दी है, कर भला होगा भला आखिर भले का भला, कर भला होगा भला आखिर भले का भला। यानी कि इस विद्या को आप फैलाएं, बढ़ाएं, मदद करें, ह्यूमैनिटी को या इंसानियत को बढ़ाने में इसका यूज करें। यही बात पंडित जी इस किताब के लिए बता रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि 1939-40 के अंदर ये 9 पॉइंट्स बताए गए हैं। इस 9 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखें जब भी आप इस इल्म को सीखना चाहते हैं, तभी ये किताब आपके रहस्य खुलेगी। यही बात यहाँ पे पंडित जी ने बताई। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको